कोरोना काल ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में परेशानियां पैदा कर दी। सबसे बड़ी समस्या अर्थव्यवस्था को लेकर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपदा में अवसर की बात कही है। जनता से किए गए वादे को सरकारों ने कितना पूरा किया है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के उद्योग मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल यही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम गए, वहां पर उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम के इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा दिन है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केदार घाटी पहुंचे। पूरे देश की निगाहें उन पे थी। पूरे देश को लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी जो मुख्यमंत्री के तौर पे जब वो केदार घाटी की घटना हुई थी, वो इतना बड़ी आपदा आई थी, तब वो गए थे। तब जो उन्होंने ख्वाब देखा था वो पूरा हो रहा है, जो आवाम ने ख्वाब देखा था। आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति फिर से स्थापना हुई, उसको एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से ले जाया गया और इतना बड़ा भव्य वो इलाका बन गया। उसमें डेवलपमेंट के बहुत से काम हुए और केदार घाटी जाकर प्रधानमंत्री जी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वो खो जाते हैं। वहाँ उन पर बहुत कृपा बरसती है वहाँ पर बाबा केदारनाथ की, और वो दिखता भी है। तो इसमें खुश होना चाहिए। इस देश के 100 करोड़ हिंदू समाज के लोग और पूरे दुनिया में जो लोग केदारनाथ में आस्था रखते हैं, उनके लिए आज कितना बड़ा खुशी का दिन है कि आदि शंकराचार्य की मूर्ति का स्थापना हुआ, वो रिनोवेशन का पुनर्निर्माण का कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन इस पर भी लोग सियासत कर रहे हैं। इस पर भी जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने या KTS तुलसी जी ने जो बात कही, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या इस देश में जो हिंदू समाज है, अगर उसके आस्था का कोई केंद्र है, उसके लिए सरकार कोई काम करे, तो इसको सांप्रदायिक चश्मे से क्यों देख रहे हैं कांग्रेस के नेता? कांग्रेस को क्या दर्द हो रहा है? बीजेपी का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते बाबा केदारनाथ का और आदि शंकराचार्य का विरोध करने लगे। ये किस तरह की भाषा है? कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में भी चुनाव होना है, यूपी में भी चुनाव होना है, इसीलिए पीएम पार्टी की मार्केटिंग करने गए। हरीश रावत ने तंज कसते हुए कहा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कांग्रेस पार्टी के नेता जाकर इफ्तार पार्टी में शामिल हों, जलेबी पहन लें, खजूर खा लें, ईद पे गले मिल लें, तो उनका मार्केटिंग नहीं होती है। और अगर कोई हिंदू समाज के लिए कुछ भी हो गया तो कांग्रेस को बड़ा दर्द होता है। ये बड़ा इस देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। तो जो 100 करोड़ हिंदू का विश्वास जिस पे है, अगर उस पर कुछ काम होता है तो क्यों इतराज़ है? इस देश को और मजबूत करता है। और हम लोगों का तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जो केदार घाटी पर जो लोग विश्वास करते हैं, वो कांग्रेस पे विश्वास तो तोड़ा। ये कांग्रेस हुकूमत में थी, कुछ नहीं किया। तो अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप आलोचना नहीं कर सकते, तो कम से कम निंदा तो मत कीजिए। अगर आपकी बात करें सर, तो आप अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट में मंत्री रहे, सिविल एविएशन की जिम्मेदारी आपने निभाई, उसके बाद टेक्सटाइल भी देखा और अब बिहार में उद्योग मंत्रालय की भी जिम्मेदारी आपके पास है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? नहीं, देखिए, मेरी पार्टी ने मुझे जब भी जो हुक्म दिया है, मैंने उस पर अमल किया है। मेरी पार्टी ने कहा है, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने हुक्म दिया कि जाओ बिहार उद्योग लगा के दिखाओ। तो मुझे तो मालूम ही नहीं था। हमारे यहाँ तो अपने बारे में हम नहीं तय कर सकते, हमारे में पार्टी तय करती है। और मैं तो यहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता की भी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। साथ में उन्होंने उद्योग मंत्री भी वहाँ बनाया, MLC बनाया, बिहार में काम करने को दिया। और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA की सरकार है। मैं नीतीश जी के साथ 5 साल केंद्र में भी काम कर चुका हूँ। तो एक अच्छे एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला है। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत आशीर्वाद मिला है जनता का। पिछले चुनाव में हम 74 सीट जीते हैं और लोगों की अपेक्षा बहुत है। और पिछला जो चुनाव था वो उद्योग और रोज़गार पे ही था, क्योंकि पानी, बिजली, सड़क, इसमें तो बिहार ने बहुत काम कर लिया। लेकिन जो इलाका छूटा हुआ है वो उद्योग का था। और पिछली बार तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। यहाँ से हमारे जो
बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हम 19 लाख लोगों को रोज़गार से जोड़ेंगे, तो रोज़गार कैसे होगा? ऐसे तो हर विभाग से जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री, उससे रोज़गार के काम हो रहे हैं, लेकिन जब उद्योग नहीं लगेंगे, प्राइवेट सेक्टर में ही रोज़गार है, गवर्नमेंट में जो रोज़गार है वो हमारी सरकार दे रही है। तो हम लोगों ने कोशिश की, हमें हरदम मुश्किल काम मिला है। मेरी पार्टी ने, जब मैं युवा मोर्चा में था तो हुक्म किया, जाओ किशनगंज चुनाव लड़ो। मैं वहाँ गया जहाँ 70% मुस्लिम आबादी थी, और वहाँ पे मैं चुनाव जीत कर आया। फिर मेरी पार्टी ने कहा जाओ कश्मीर कमल खिलाओ, तो कश्मीर गया तो कमल खिला। मेरी पार्टी ने कहा कि जाओ बिहार उद्योग लगा के दिखाओ। तो मुझे केंद्र में काम करने का अपना अनुभव है, पार्टी में काम करने का अनुभव है, और इन सब अनुभव का लाभ मेरे बिहार की 14 करोड़ जनता, मेरे परिवार को, जो बिहार की 14 करोड़ जनता है वही मेरा परिवार है, उसको कैसे मिले, इसके लिए काम करने का मौका दिया है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं वहाँ जाकर काम कर रहा हूँ। मैं तो 9 फरवरी को ओथ लिया और 10 फरवरी को मैंने ऑफिस संभाला। उसके बाद असेंबली चली, फिर कोरोना काल आ गया। तो काम तो 25 अगस्त से ही शुरू हुआ है, लेकिन प्रपोज़ल बहुत है। करीब 35,000 करोड़ का प्रपोज़ल वहाँ आया। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रपोज़ल कहीं आया तो बिहार के अंदर आया। तो बिहार के अंदर हम काम कर रहे हैं। अभी इथेनॉल पॉलिसी हमने बनाई, उसमें बहुत से लोग आए। उसमें करीब हमने जो बिड किया, पहले तो 30,000 करोड़ का प्रपोज़ल था, केंद्र से कोटा सिर्फ 18 करोड़ लीटर का मिला। हमने कहा कि मक्का हमारे यहाँ है, पानी हमारे यहाँ है, लेबर हमारे यहाँ है, तो हमें मौका दीजिए। उन्होंने प्रोडक्शन से जोड़ा है, तो अभी डीजल में मिलाएंगे तो और बढ़ जाएगा कोटा। लेकिन प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने कोटा डबल हो गया और करीब 17 कंपनी आ गई। 2 दिन कबल ही हमने 17 कंपनी को, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी को जो कम्पीट किया, उनको मैं मिला, उनको बुके दिया और काम करने को। तो बिहार में 17 जगह प्लांट लगना शुरू हो जाएगा। जो लोग कहते थे बिहार में सुई नहीं लग सकती, तो उनको जवाब मिलेगा। और हम नई टेक्सटाइल पॉलिसी ला रहे हैं। टेक्सटाइल पॉलिसी ऐसी ला रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो टेक्सटाइल के वर्कर हैं वो बिहार से हैं, क्योंकि कोरोना काल में हमारी सरकार ने वहाँ एक सर्वे कराया कि आप क्या करते थे, कहाँ काम करते थे। तो सर्वे जब आया तो उसमें था कि सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल के वर्कर हैं। 56% लोग जो आए वो टेक्सटाइल में थे, चाहे त्रिपुर में हो, सूरत में हो। तो हम लोगों को कह रहे हैं कि सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। अभी बिहार में इतना बड़ा मार्केट है, और हमने कहा है कि बिहार आने का मतलब है कि पूरे बड़ा इलाका मिलता है। हमारे पास समुंदर दूर से ही, लेकिन हिमालय नज़दीक है। तो हमारा ऊंचा, बिहारियों का हिमालय से ऊंचा है। हम उनको, और दिल भी हमारा हिमालय की तरह बड़ा है। हम सबको बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को यहीं रोज़गार दीजिए। तो मैं सब जगह जा रहा हूँ नई टेक्सटाइल पॉलिसी को लेकर, और जाकर हमने बातचीत किया तो सब लोगों ने कहा कि हम ज़रूर आएंगे। जल्दी हम टेक्सटाइल पॉलिसी लॉन्च करेंगे, उसमें इन्वेस्टर आएंगे। तो बिहार में टेक्सटाइल का हब कैसे बने, क्योंकि अगर बिहार में कोई फैक्ट्री लगाता है तो पूरा नॉर्थ बंगाल का इलाका, नॉर्थ ईस्ट का इलाका, पूरा नेपाल का इलाका, वेस्ट ईस्टर्न यूपी का इलाका, झारखंड नीचे का इलाका, उधर बक्सर के पास पूरा बनारस का इलाका, तो एक बड़ा मार्केट जो है वो मिलता है। तो ये एक बड़ी बात बिहार के लिए हो रही है। आपने जम्मू कश्मीर में कमल का जिक्र किया, आप गए थे, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भी सोचते हैं कि आपका जो रूट बिहार का है वाया जम्मू कश्मीर, इसका राज क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी पार्टी की पहले भी इच्छा थी कि मैं बिहार जाऊं, और मैं तो कार्यकर्ता हूं पार्टी का। मेरी तो अपनी हैसियत यही है कि मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते काम किया। मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है, हम जाके वहाँ काम कर रहे हैं। और बिहार में काम करना, देखिए कई लोगों को लगता है केंद्र में काम कर रहे, तो जो केंद्र में काम कर रहे हैं वो तोप हो गए, और जो स्टेट में गया वो काम नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ बीजेपी में सिद्धांत ये है कि कहीं भी काम करें, कार्यकर्ता होता है, चाहे वो केंद्र में काम करे, राज्य में करे या ज़िला में करे। हम बहुत से साथियों को जानते हैं जो स्टेट में काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे स्टेट में भेजा, तो एक नया एक्सपीरियंस है। केंद्र का अनुभव तो मेरे पास था, लेकिन स्टेट में काम करने का अनुभव नहीं था, तो पार्टी ने ये भी मौका दिया है।
बिहार में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टर बिहार का रुख करेंगे? क्योंकि देखा जाए तो लगातार विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि इन्वेस्ट बिहार में कागजों पर है। नहीं, हमने कोई इन्वेस्ट बिहार तो किया नहीं है जब से हम आए हैं, और पहले इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, ये बात सच है। लेकिन आइंदा इन्वेस्टमेंट आएगा, ये भी सच है। और 17 फैक्ट्री का तो मैंने बताया, परसों ही मैंने पटना में अनाउंस किया, और उन सब कंपनियां लग रही इथेनॉल की। तो उनको जिन्होंने बिड किया, जिनको टेंडर में जिनको मिला है, तो 17 जगह तो उद्योग लग जाएगा। तो जहाँ जहाँ उद्योग लगेगा लोग आएंगे, दिखाऊंगा कैसे लगता है। लोग तो मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि बिहार में उद्योग लग ही नहीं सकता, लेकिन पानी, बिजली, सड़क, सब में नीतीश कुमार जी ने बेहतरीन काम किया है। अब उद्योग की बारी है, हमें पूरी उम्मीद है कि उद्योग वहाँ पे लगेंगे। क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात करें तो आपने कोलकाता में मीटिंग की, दिल्ली में भी आपने मुलाकात की, तो क्या आपको लगता है कि बिहार की तस्वीर अब बदलेगी? बिहार के बारे में परसेप्शन लोगों ने बहुत ख़राब किया। बिहार के में कोई आना नहीं चाहता था। हम लोगों ने जाके कहा कि डरिए मत। जिस तरह गुजरात में पहले लोग टूरिज़्म के लिए नहीं जाते थे, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने तो कैसा सूरत को बदल दिया, सूरत की सूरत बदल दी। पहले वहाँ कितना गंदा शहर कहा जाता था, लेकिन आज सबसे साफ़ सुथरा शहर है। नया बिहार अलग है। आईएएस का टॉपर इस बार बिहारी है। विक्रमशिला बिहार में है, नालंदा बिहार में है। ये दोनों ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है, भगवान महावीर की जन्मभूमि है। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान भी वहीं मिला। तो जिनको ज्ञान नहीं है बिहार के बारे में, वो आ जाएं, बिहार में ज्ञान मिलेगा। जब गौतम बुद्ध जी को ज्ञान वहाँ मिल सकता है तो सबको मिलेगा। और हम बिहार की अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। आप पर आरोप है कि आप उद्योग लगाने के लिए फोकस ज्यादातर भागलपुर और नालंदा कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं। अभी तो सबसे ज़्यादा उद्योग बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में आया है। भागलपुर में तो एक उद्योग अभी इथेनॉल का मिला है। और ये सही है कि सिल्क सिटी भागलपुर है, तो हम टेक्सटाइल का हब तो बनाएंगे ही उसको, इसमें तो कोई शक नहीं। और उसमें काम कर रहे हैं, सिल्क में बहुत काम कर रहे हैं। अब देखिए, कई आपके पत्रकार हैं जो भागलपुर की साड़ी पहन के उन्होंने ट्वीट किया है, बहुत से लोगों ने। अभी बिहार एम्पोरियम में यहाँ पटना जो कनॉट पैलेस में लोग जाते हैं, वहाँ बिहार का हैंडलूम खादी बहुत बिक रहा है। जितने बड़े मेले में लगते हैं उसमें बिहार के कपड़े बुनकरों के बनाए हुए बहुत बिक रहे हैं। हमने जो खादी मॉल पटना में खोला, उसमें महामहिम राष्ट्रपति जी गए, उन्होंने 2 जोड़ा कुर्ता पैजामा ख़रीदा। उनकी जो फर्स्ट लेडी हैं उन्होंने वहाँ साड़ी भागलपुरी सिल्क ख़रीदा, और उनकी बेटी ने भी 2 सूट ख़रीदा। कितना मदद हुआ बिहार से। उनके जाने के बाद खादी मॉल में बड़ी तादाद में लोग आने लगे हैं। हम पूर्णिया में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में नया खादी मॉल भी बना रहे हैं। तो भागलपुर में जो नाइंसाफ़ी हुई थी उसको हम इंसाफ में बदल रहे हैं, न कि मैं भागलपुर में ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मैं एक नज़रिए से पूरे बिहार को देखता हूँ। अगर लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो किसी ज़माने में बीजेपी के साथ थे वो लोग, अब उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। बीजेपी की अगर बात करें, वो किस धड़े के साथ है? नहीं, अभी तो देखिए, ये उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन लोजपा तो हमारे साथ है। और लोजपा के जो अभी जिनके सांसद थे ज़्यादा, पारस जी, उसको मौका मिला, वो मंत्री हैं। बिहार की अगर बात करें, लगातार आरजेडी लालू प्रसाद यादव चिराग पासवान को कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के साथ आ जाएं। तेजस्वी भी कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगर भविष्य में चिराग पासवान आरजेडी के साथ जाते हैं तो बिहार में कोई नया समीकरण बदल सकता है? नहीं, अभी तो सब लोग साथी थे। 2 उपचुनाव हुए हैं, दोनों जगह एनडीए जीता। अब ये भी तो, एक दरभंगा ज़िले में था और एक मुंगेर जमुई के इलाके में। तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान तो हम लोग एनडीए जीती है। कोई साथ आ जाए, कोई साजिश कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार एनडीए की 2025 तक रहेगी। हम लोग उसके अंदर शामिल हैं। आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि ये सही तरीके से हुआ नहीं है, इसमें भी एक साजिश है, तभी आप लोग जीते हैं। साजिश वहीं हो गई। हिमाचल में जो हार गए वहाँ साजिश नहीं हो पाई। क्या बात कर रहे हैं? जब जीत जाते हैं, 75 सीट उनको आ गई, तो वो साजिश नहीं थी और आज साजिश लगने लगी।
उनको चुनाव आयोग पर भरोसा करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें सर, तो लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में टीएमसी है और ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वो अखिलेश के लिए प्रचार भी करेंगी। बंगाल की तर्ज पर खेला होबे, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में संभव है? हो गया ना, हमने बिहार में अभी 2 चुनाव जीत के खेला किया। ये सब कहने की बात है। खेला जो होता है ना, सब जगह सब परिस्थिति एक नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की परिस्थिति अलग है। बंगाल में तो हम बहुत कम थे, 3 से 77 थे, तो खेला हमने किया या उन्होंने किया? हम तो बढ़े ना, 3 ही सीट थी, 74 बढ़े। बिहार में 74 जीते और बंगाल के 3 मिला के 77 हो गए। तो खेला हमने किया या उन्होंने किया? खेला तो कांग्रेस के साथ हो गया, 0 पे आउट हो गई, कम्युनिस्ट 0 पे आउट हो गई। हम लोगों ने तो बंगाल में इतनी सीटें जीती। तो दीदी को लग रहा होगा कि वो जहाँ छू देंगी वहीं सोना हो जाएगा, तो गलतफहमी में है। साइकिल तो पहले से पंचर थी, रिम भी टेढ़ा हो चुका है। उनके भ्रष्टाचार का इतना दबाव साइकिल पर है। प्रियंका गांधी की अगर हम बात करें तो प्रियंका लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो पुराना वोट बैंक है वो वापस आ पाएगा, जिस तरीके से सक्रियता उन्होंने दिखाई है यूपी में? प्रियंका जी तो एक एनजीओ की तरह काम करती हैं, मतलब उनकी एक संस्था है कांग्रेस। वो जाती हैं, कुछ कुछ काम होता है, फिर चली आती हैं। आज कांग्रेस को कोई सीरियस लेने को उत्तर प्रदेश में कहाँ तैयार है? आप तो यूपी से आप देखिए कहाँ पर कोई सीरियस गंभीरता से ले रहा है। कोई चुनाव है जिसमें उनका कोई रिस्पॉन्स आ रहा है? बिहार में देखिए, दोनों सीट पे जमानत चली गई, 3000-4000 वोट आए, पूरे नेता उनके लगे हुए थे। कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई रीजनल ताकत है, उससे ज़रूर हमारा मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं सीन में दिखती नहीं। यूपी की अगर बात करें तो बहुत सारी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। जिस तरीके से विपक्ष में बिखराव दिख रहा है, क्या आपको लगता है कि इसका फायदा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? देखिए, कोई बिखर के लड़े या मिलकर लड़े, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। अगली सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। यूपी के लोगों के लिए तो डबल इंजन है। बनारस के मोदी जी और गोरखपुर के योगी जी मिलकर ऐसा कॉम्बिनेशन है कि दुनिया के दल इकट्ठे हो जाएं तब भी यूपी में बीजेपी को कोई पराजित नहीं कर सकता। ये आपका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? ये मेरा आत्मविश्वास है, और आत्मविश्वास सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। हमने यूपी में बराबर जाता रहा हूँ, मैं जाकर देख कर आया हूँ। वहाँ पर सिर्फ जो पार्टी के वजह से विरोध कर रहे हैं वही हमारे विरोधी हैं, नहीं तो इतना बढ़िया मुख्यमंत्री। देखिए, कोरोना काल में बीमार हो गए और निकले हॉस्पिटल से और हर हॉस्पिटल में जाके विजिट किया। ऐसा कोई देखा मुख्यमंत्री आपने? ये है योगी आदित्यनाथ जी। कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, अपराधी भाग गए, गुंडे भाग गए। तो यूपी के लोग अमन शांति चैन चाहते हैं, उसके प्रतीक योगी जी। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी? योगी जी का विकास, कामकाज, अमन चैन, सुशासन, और योगी जी का चेहरा और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, ये फिर से हम सरकार में आएंगे। अगर देखा जाए टीकाकरण को लेकर प्रधानमंत्री ने जो अभियान की शुरुआत की थी वो काफी हद तक कारगर है और देश की जनता वाकिफ भी है। इसके बावजूद विपक्षी दल को रास नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि वजह क्या है? देखिए, पहले तो कह रहे थे वैक्सीन दो, वैक्सीन दो। अखिलेश यादव ने कहा नहीं लगवाते हम बीजेपी की वैक्सीन। बाद में चुपचाप लगा के आ गए। तो समाजवादी पार्टी हो, ये जातीय पार्टी, उनके मुलायम सिंह यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, उनके चाचा यादव जी, बस वो उन्हीं की पार्टी। तो ये पार्टियां सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं, हम समाज को लेके चलते हैं। तो उनके यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री का दूसरा उम्मीदवार होगा। ये इनके यहाँ पूरी तरह राजतंत्र है, और योगी जी तो फ़कीर आदमी है, तो उनसे मुकाबला कहाँ कर पाएंगे ये?
अगर किसानों की बात करें, जिस तरीके से लंबे समय से नाराज हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, बीजेपी पर इसका असर पड़ेगा? क्योंकि राकेश टिकैत लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ ही वो प्रचार करेंगे और किसानों से आह्वान भी करेंगे कि वो बीजेपी के खिलाफ रहे। वो करके देख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी आंदोलन तो बहुत दिन से चल रहा है, बीजेपी बहुत जगह जीत रही है। अगर यही पैमाना है और बीजेपी जीत गई तो क्या वो आंदोलन समाप्त कर लेंगे? ये कहने की बात है, उनको गलतफहमी हो जाती है कि जैसे पूरे किसान उनके साथ, 99.99% किसान मोदी जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ। वर्तमान में महंगाई की अगर बात करें, जिस तरीके से बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी भी की गई है, इसको लेकर अब विपक्षी दल खासतौर पर दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तंज कसते रहे, वो तो दिग्विजय सिंह तो तंज में माहिर हैं। वो तंज कस रहे हैं कि मनमोहन सिंह के वक्त का रेट लाना चाहिए। तो जब मनमोहन सिंह जी थे तो इंदिरा गांधी के वक्त का रेट क्यों नहीं लेके आए? ले आते इंदिरा गांधी जी के ज़माने में जितना रेट था। ये मार्केट से जोड़ा किसने? कांग्रेस ने। तेल की प्राइस को मार्केट से उन्होंने जोड़ा और आज बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि लगातार जो स्थितियां देश में बनी हैं, खासतौर पे वर्तमान में, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि एक तरफ तो विपक्ष लगातार केंद्र सरकार की कार्यशैली पर, प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। पिछले 7 साल से कार्यशैली पे सवाल उठा रहा है। कभी आपने विपक्ष के मुंह से कोई प्रशंसा सुनी है क्या सरकार की? एक कांग्रेस के नेता से पूछिए कि एक बार मोदी जी के बारे में बता दो कि ये काम अच्छा हो। वो वैक्सीन दिया, इसको भी अच्छा नहीं कह रहे हैं। तो उनकी आदत है बिहार, देश, यूपी, सबकी जनता को गुमराह करने की, कांग्रेस की और विपक्षी दल की। हमारी आदत है विकास करने की, डेवलपमेंट करने की। हम विकास और डेवलपमेंट के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये बार बार कहते रहते हैं कि केंद्र सरकार उन तमाम संपत्तियों को बेच रही है जो 70 सालों में कांग्रेस ने बनाया था। वो इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं और उनके बयानों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो ट्विटर पे बयान देते होंगे, उसी से आप सवाल पूछ रहे हैं। कहाँ जाते हैं? पब्लिक में कभी तो जाते नहीं ये लोग। ट्विटर का माध्यम है, आप ट्विटर पे जो ट्वीट करते हैं वो टीवी पे चलने लगता है, वो यूट्यूब पे चलने लगता है, वो फेसबुक पे चलने लगता है और ये लोग खुश हो जाते हैं कि इतने लाइक्स मिल गए, इतने लोग जान गए। तो जितने उनको लाइक्स मिलते हैं उतने ही लोग उनके साथ हैं, बस 15,000, 25,000, बस उनके बयान से यही लोग सहमत हैं। आखिरी सवाल आपसे और आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इन्वेस्टर से मुलाकात कर रहे हैं, उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार का परसेप्शन जो बना हुआ है वो देश दुनिया में अब बदलेगा? बदल गया है, बदल रहा है और बड़ी तादाद में इन्वेस्टर आ रहे हैं। बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, उद्योग में बहुत आगे निकला है और हमें पूरी उम्मीद है कि उद्योग ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट कॉफ़ी है कि तुरंत लग जाएगा, लेकिन उसके लिए जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार उद्योग के क्षेत्र में भी एक ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, ऐसा विश्वास। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।